हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुल कि आप ठीक होंगे। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। वो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में से हमने उसको उठाया है, उस पे हम आज अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जो है, उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी हमें किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बायोलॉजी के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले जो है वो हम ये सीखेंगे कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी की डेफिनेशन सीखने से पहले हम थोड़ा बायोलॉजी के वर्ड के ऊपर आ जाए कि जो वर्ड बायोलॉजी है उसका मतलब या उसकी माना क्या है। तो जो वर्ड बायोलॉजी है, ये वर्ड बायोलॉजी लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक दुनिया के अंदर काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह से उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, चाइनीज़, ये काफ़ी लैंग्वेजेस हैं। तो ग्रीक भी इन लैंग्वेजेस की तरह एक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज के दो लफ्ज से मिल के ये वर्ड बायोलॉजी बना है। एक उसमें लफ्ज है बायोस और दूसरा लफ्ज है लोगोस। ये दोनों ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। बायोस की अगर हम माना देखें तो बायोस की माना होती है लाइफ, और लोगोस की मतलब होती है स्टडी या नॉलेज या इंफॉर्मेशन। अब अगर हम इन दोनों लफ्ज को कंबाइन करके देखेंगे तो इसका मतलब ये बनेगा कि स्टडी नॉलेज या इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के बारे में मालूमात, ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन, ज़िंदगी के बारे में नॉलेज, ये हमें बायोलॉजी लफ्ज़ बताता है कि बायोलॉजी लफ्ज़ की माने क्या है, एक्चुअल बायोलॉजी की माने क्या है। अब अगर हम उसी बायोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर आए, बायोलॉजी को अगर हम बयान करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो हमने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है, वो हमने ये लिखी है कि स्टडी अबाउट लाइफ और नॉलेज और इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन, जिंदगी के बारे में नॉलेज, जिंदगी के बारे में जो मालूमात है, उसी मालूमात को, उसी इंफॉर्मेशन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। या सिंपली हम अगर बायोलॉजी की डेफिनेशन को देखना चाहें तो हम कहेंगे कि साइंस का वो हिस्सा, साइंस का वो पार्ट जो हमें जिंदगी के बारे में मालूमात देता है, जो हमें जिंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें जिंदगी के बारे में नॉलेज देता है, उस साइंस के हिस्से को हम बायोलॉजी कहते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने कहा कि हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले हम ये देखें कि लाइफ खुद है क्या। अगर हम बायोलॉजी में जिंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जिंदगी है क्या, तो हमारे पास जिंदगी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यानी कि जिस तरह से हमारे पास बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन थी, हमने कह लिया कि स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर डेफिनेशन लाइफ की हमारे पास नहीं है। लेकिन डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक और सम प्रोसेसेस, यानी कि उस लाइफ को हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रोसेसेस के बुनियाद पे बयान करते हैं कि ये लाइफ है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि सिंबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऐसी चीजें, ऐसे निशानात, ऐसी चीजें जिनके बिहाफ पे हम किसी चीज को एक्सप्लेन करें। हम जिंदगी को कुछ कैरेक्टर्स, कुछ खासियतों या कुछ प्रोसेसेस के बुनियाद पे हम जिंदगी को एक्सप्लेन करते हैं, जिंदगी को बताते हैं। और नीचे हमने यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स या 9 प्रोसेसेस लिखे हैं जिनके बुनियाद पे हम लाइफ को बयान करते हैं। उनमें से पहला डाइजेशन, फिर रिस्पायरेशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म,
एक्सक्रिएशन, सेंसिटिविटी। ये हमारे पास ये ऐसे प्रोसेसेस हैं, हमारे पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन कैरेक्टरिस्टिक के बिहाव पे हम लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए वन बाय वन हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं। पहला जो हमारे पास कैरेक्टर्स है वो पहला हमारे पास जो प्रोसेस है वो है डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन हम किसे कहते हैं और डाइजेशन को हम लाइफ का पहचानने की पॉइंट क्यों कहते हैं, ये हम देखते हैं। डाइजेशन को समझने से पहले हम एक बात करते चले कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, मुख्तलिफ किस्म के काम करने पड़ते हैं। और उन एक्टिविटीज़, उन कामों को करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी क्या करती है? ये एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी काम करने की सलाहियत पैदा करती है। ये एनर्जी किसी भी काम को करने की किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैपेसिटी देती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पावर देती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को टेंडेंसी देती है। फिर उस पावर को कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज करके अपनी एक्टिविटीज कर सकता है। तो ये जो एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो रिक्वायर्ड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता है फूड से। यानी कि हम जो खाना खाते हैं असल में उसी खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। पर डाइजेशन का इससे क्या रिलेशन है? लेकिन ये एनर्जी खाने से बनती कैसे? सवाल ये आता है। जब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये खाना छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स बड़ा सा खाने का मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। फिर यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल सेल में जाकर, जो बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उस सेल के अंदर जाकर फिर वहां से क्या होता है? उससे एनर्जी बनती है। तो डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को खा के उसमें से एनर्जी नहीं हासिल करता, या डायरेक्टली सेल के अंदर खाने का पार्टिकल जाके उससे एनर्जी नहीं बनती। पहले उस फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन होना लाजमी होता है। और जो खाने का पार्टिकल छोटे छोटे हिस्सों में टूट रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे उसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि प्रोसेस बाय व्हिच लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड पार्टिकल्स। हमने लिखा है कि ऐसा प्रोसेस जिसके रिजल्ट में जो खाने के बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो खाने के छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये डाइजेशन का प्रोसेस है। पहले पहले जिस तरह से हम निवाला अपने मुंह में डालते हैं तो वो बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि वो निवाला हमारे सेल तक चला जाए और वहां से एनर्जी बच जाए, ऐसा नहीं है। पहले इस खाने के निवाले को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, फिर उनमें से कोई काम की चीजें होंगी वो रिलीज होगी, फिर बाद में वो छोटी छोटी चीजें ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी बनेगी। बहरहाल इन लार्ज खाने के पार्टिकल का छोटे पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस को हम डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ये हो गई पहली जिंदगी की निशानी। दूसरी जो जिंदगी की निशानी है वो है रेस्पायरेशन। जिस तरह से हमने डाइजेशन का प्रोसेस का उसी तरह से एक रेस्पायरेशन का भी प्रोसेस जानदार चीजों के अंदर होता है और वो लाइफ की एक निशानी है। अब इसी बात को हम अगर पीछे लेकर चले तो हमने कहा कि लार्ज फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स के अंदर। मैंने बताया कि उस बाद में वही पार्टिकल यूज होकर उससे एनर्जी बनती है। तो यहां से लेकर यहां तक वाला जो प्रोसेस था
उसको हमने नाम दिया डाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि ये लार्ज खाने का पार्टिकल था और वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। अब यहाँ से जो छोटे छोटे हिस्सों में जो खाने के पार्टिकल टूटे हैं, अब वो हमारे ब्लड के जरिए सेल में जाएंगे, वहाँ पे वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होंगे, वहाँ पे उनके ऊपर ज़्यादा काम होगा, वहाँ पर उसको ज़्यादा ब्रेक डाउन किया जाएगा और फिर उनमें जो एनर्जी के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे उनको रिलीज किया जाएगा। तो ये जो अमल यहाँ पे इसके खाने के साथ हो रहा है, खाने के जो पार्टिकल है उनको ज़्यादा तोड़ के वहाँ से एनर्जी रिलीज की जाती है, असल में रेस्पायरेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। जिस प्रोसेस के अंदर खाने को ज़्यादा तोड़ा जाए, खाने के पार्टिकल को ज़्यादा ऑक्सीडाइज किया जाए, ज़्यादा ब्रेक डाउन किया जाए और उसमें से एनर्जी रिलीज की जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन का प्रोसेस। यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज और ब्रेक डाउन फूड कंप्लीटली एंड रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हम देखते हैं कि एटीपी क्या होता है। असल में क्या होता है कि ये यहाँ पे जो खाना आया है वो यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, पूरा खाना टूटेगा, उसके बाद उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी रिलीज होगी एटीपी की फॉर्म के अंदर। जी, ये खाने का पार्टिकल है, ये ब्रेक डाउन हुआ है और उसमें से क्या रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बाद में ये एटीपी रिलीज हुआ है। अब इसी एटीपी को कोई भी ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करके उसमें से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा खाना कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो, उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज हो, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन का प्रोसेस। याद रखने की बात ये है कि ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ना, वो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इंट्रासेल्युलर प्रोसेस। इंट्रासेल्युलर प्रोसेस का क्या मकसद है? इंट्रासेल्युलर प्रोसेस का मतलब ये है कि ये प्रोसेस हमेशा सेल के अंदर होगा, इनसाइड द सेल, कभी भी आउटसाइड द सेल नहीं हो सकता है। ये डिफरेंस है। वहां पे तो आउटसाइड द सेल खाना ब्रेक डाउन हो रहा था, यहाँ पे खाने की ज्यादा ब्रेक डाउन हो रही है और वो इंट्रासेल्युलर हो रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पायरेशन। ये दोनों प्रोसेस लाइफ के निशानियों में से दो निशानियां हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अगर हम रिप्रोडक्शन के जो वर्ड है उसको ब्रेक डाउन करें तो हम उसको दो अल्फाज के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा री, और दूसरा लफ्ज हमारे पास आएगा प्रोडक्शन। और री लफ्ज का मतलब होता है अगेन, दोबारा, और प्रोडक्शन लफ्ज का मतलब आता है फॉर्मेशन या किसी चीज का बनना। तो हम इसकी माना देखें तो हमारे पास आ गई अगेन फॉर्मेशन, यानी से दोबारा से बनना, या हम ऐसे कह लेंगे कोई चीज है उसमें से दूसरी चीज बनी, ये उसकी लफ्जी माना है रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन है क्या? हमने लिखा है प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना बच्चा पैदा करे, ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करे, उस अमल को कहते हैं रिप्रोडक्शन का अमल। जिस तरह से जो है ना एक प्लांट है, उसमें से दूसरा प्लांट आता है, या फॉर सपोज के वालिदैन होते हैं, उनके उनके बच्चे पैदा होते हैं, बाद में जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो उनके बच्चों के भी औलाद होती है, उसके बाद उनके बच्चों की भी औलाद होती है। तो ये क्या हो रहा है, कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहा है। तो ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। और मैंने यहाँ पे एक और भी पॉइंट लिखी है, नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, यानी कि आप अपनी जो जनरेशन है ना उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आप अपनी जनरेशन को इस प्रोसेस के रिजल्ट के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं,
अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि लाइफ को, ज़िंदगी को जो है ना कंटिन्यू रखने वाला जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो उसके बाद जो चौथा करेक्टर हमारे पास है लाइफ का, वो है डेवलपमेंट का करेक्टर। इसके जो पीछे हम एक करेक्टर डिस्कस करके आए, वो था रिप्रोडक्शन का करेक्टर। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि रिप्रोडक्शन में होता ये कि एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसे होता है, असल में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। एक रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और दूसरी रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये रिप्रोडक्शन के एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की नीड होती है। दो ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट इस वाली रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और उस रिप्रोडक्शन में मेल अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, फीमेल अपनी कंट्रीब्यूशन देती है। तो मेल जो होता है वो अपनी कंट्रीब्यूशन स्पर्म देता है, और जो फीमेल होती है वो अपनी कंट्रीब्यूशन एग देती है। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, ये जो मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग है वो आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में यूनियन होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, और उसके रिजल्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है, जिस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है एम्ब्रियो का। और ये जो अमल जिसमें ये स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन का अमल। और ये एम्ब्रियो जो बनता है, ये इस अमल के रिजल्ट में बनता है, बात अभी करके आए। तो उसके बाद क्या होता है, इस एम्ब्रियो बाद में ये एम्ब्रियो मेच्योर होता है, यानी इस एम्ब्रियो के अंदर सेल बनना स्टार्ट होते हैं, इस एम्ब्रियो के अंदर टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, जो जिसको हमने ऑफस्प्रिंग का नाम दिया। ये इन प्रोसेस से, इन मराइल से गुजरने के बाद जाके बनता है। तो असल में ये जो एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो स्ट्रक्चर से उसके सेल बन रहे हैं, उसके टिश्यू बन रहे हैं, उसके ऑर्गन बन रहे हैं, उसका ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये जो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक बन रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मेच्योर बन रहा है, उस बन रहा है, उसके अंदर मेच्योरेशन आ रही है, असल में ये जो चीज़ें बन रही हैं, इस अमल को कहते हैं डेवलपमेंट का अमल। ये डेवलपमेंट काफ़ी टाइप्स की होती है। जिस तरह से ये जो जिस जिस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट को कहते हैं एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चा जिस मराहल से गुजर के बनता है, उसको कहते हैं एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट। तो ये आप देख लें कि सेल बना, टिश्यू बना, उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो असल में इस प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट। तो मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि डेवलपमेंट इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट मैच्योर। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के रिजल्ट में कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर बने, कोई ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक बने, पूरा बने, उस अमल को कहते हैं डेवलपमेंट। ये जो एम्ब्रियो का पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होना, ये जो होता है, ये पूरा फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक, यानी कि बच्चा दुनिया में आता है, ये सारा टाइम पीरियड ये एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट में कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है ग्रोथ का प्रोसेस। अब हमने यहाँ पे बात की डेवलपमेंट की, जिस तरह से हमने देखा है कि 9 मंथ का बच्चा बन जाता है, उसके बाद उस बच्चे की बर्थ होती है, उस बच्चे की जो है ना पैदाइश होती है। पैदाइश होने के बाद हम क्या देखते हैं, स्टार्टिंग में बच्चा छोटा सा होता है, कुछ दिन के बाद 4-5 मंथ के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, साल के बाद जो है ना उसकी साइज और बढ़ती है और बढ़ता जाता है।
तो एक तो उस बच्चे की, उस ऑर्गेनिज्म की, उस ऑफस्प्रिंग की साइज बढ़ रही है। उसके साथ क्या होता है, उस बच्चे का वजन भी बढ़ता है। वजन के साथ क्या होता है, उस बच्चे की जो है ना वो शक्ल के अंदर भी चेंज आता है। तो ये जो बच्चा साइज के अंदर बढ़ रहा है, बच्चे के मास के अंदर जो बदलाव आ रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, और बच्चे की जो शेप के अंदर चेंज आ रहा है, शेप के अंदर बदलाव आ रहा है। असल में ये जो चेंजेस आ रही हैं साइज में, शेप में, मास में, इन चेंजेस को नाम दिया जाता है ग्रोथ का। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी सिंपल सी डायग्राम दिखाई है। फॉर सपोज ये ऐसे समझो कि ये कोई जमीन है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, सीड को फेंक दिया, सीड को रखा है। उसके बाद हमने क्या किया, उस सीड के ऊपर हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद दूसरा दिन हुआ जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी लगी, तो 2 या 3 दिन के बाद हमने देखा कि उसी जो सीड हमने रखा था उसमें से 2 पत्ते निकल के आ गए। कुछ दिन के बाद हमने ये सेम वाला प्रोसेस पानी दिया, सूरज की रोशनी लगी, फिर हमने देखा ये बच्चा क्या हुआ, एक सॉरी ये जो प्लांट है ये थोड़ा और बढ़ गया, इसकी साइज में और इंक्रीजमेंट है। कुछ दिन के बाद हमने देखा इस प्लांट के अंदर और इंक्रीजमेंट आई, साइज बढ़ी। तो हम ये देखेंगे कि डे बाय डे उसकी साइज भी बढ़ रही है, दिन ब दिन उसका वजन भी बढ़ रहा है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये होगा कि इसके अंदर फ्लावर लगेंगे, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके अंदर फ्रूट लगेगा। तो ये डे बाय डे इसकी शक्ल, इसकी चेंज, इसकी सूरत में भी आ रही है, इसकी ग्रोथ में भी आ रही है, इसके मास में भी आ रही है। तो ये जो बदलाव, ये जो चेंजेस आ रही है, इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं बदलाव को हम ग्रोथ का प्रोसेस कहते हैं। तो हमने देखा प्रोसेस by which organism increase in size, mass and change in shape is known as or is called as growth। कि जिसके अंदर साइज इंक्रीज हो, मास इंक्रीज हो और उसके शक्ल के अंदर चेंज आए, उसी प्रोसेस को हम ग्रोथ का प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस के बाद आते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। जैसे ही ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस, कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उन रिएक्शंस और उन प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो काम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन काम को, उन प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म होते हैं 2 टाइप्स के, यानी कि रिएक्शंस जो होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसे जिनको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, दूसरों को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस का मतलब ये होता है ऐसे रिएक्शन, ऐसे प्रोसेस जिनमें कोई चीज या कोई पार्टिकल बने, और दूसरे होते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे पार्ट या ऐसे प्रोसेस जिनमें कोई चीज जो है ना वो ब्रेक डाउन, कोई चीज टूटे, उनको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ये सारे बनने वाले रिएक्शन, टूटने वाले रिएक्शन, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, और इन्हीं रिएक्शन को नाम दिया जाता है मेटाबॉलिज्म का। मिसाल के तौर पे हम एक प्रोसेस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट की बॉडी के अंदर जो है ना अपना खाना प्लांट बनाता है। इस अमल के, इस प्रोसेस के रिजल्ट के अंदर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट का फूड बन रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जितनी चीजें बनती है, तो यहाँ पे देखिए प्लांट का फूड बन रहा है। दूसरा मिसाल हमने डाइजेशन का मिसाल, तो डाइजेशन के मिसाल में हमने क्या कर रहा था, हमने जो फूड का पार्टिकल था, जो खाने के पार्टिकल थे, हम उसको क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे, उसको तोड़ रहे थे।
तो ये कौन से रिएक्शन, ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, यानी में इसके अंदर चीजें टूट रही हैं। तो बहरहाल ये जो चीजें टूटना, चीजों का बनना लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा होता है, इन चीजों को टूटने, चीजों के बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद में जो आता है लाइफ का कैरेक्टर, लाइफ की निशानी, वो होती है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोसेस बाय व्हिच टॉक्सिक मटेरियल्स रिमूव आउट फ्रॉम बॉडी। कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसके रिजल्ट में जो टॉक्सिक चीजें हैं, जो जहरीली चीजें हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव हो जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकल जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिलीज हो जाए, रिमूव हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रिएशन का प्रोसेस। यहाँ पे जो मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके रिजल्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें बनती हैं, बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप होती है जो टॉक्सिक होती है, जो जहरीली होती है, और इन चीजों का बॉडी से बाहर निकल जाना ही इम्पोर्टेंट होता है। इन चीजों का लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर निकलना ही लाजमी होता है, और जिस प्रोसेस के रिजल्ट में ये चीजें बाहर निकलती हैं, इन प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रिएशन का प्रोसेस। ये क्यों लाजमी होता है? क्योंकि दीज आर हार्मफुल। ये जो चीजें बन रही हैं, ये जो चीजें टॉक्सिक मटेरियल बन रही है, खराब होते हैं। ये अगर बॉडी में रहेंगे तो बॉडी के सेल, बॉडी के टिश्यू, बॉडी के ऑर्गन्स, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इस वजह से इन चीजों का एलिमिनेट होना लाजमी है, इन चीजों का बाहर निकलना लाजमी है, और जिस अमल के रिजल्ट में ये निकलते हैं, उस प्रोसेस या उस अमल को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन का प्रोसेस या एक्सक्रिएशन का अमल। और ये हमारे पास आखिरी कैरेक्टर है लाइफ का, यानी कि आखिरी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी का प्रोसेस या सेंसिटिविटी का अमल। अब उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट द चेंज एंड रेस्पॉन्स इट, यानी कि बॉडी की ऐसी कैपेसिटी, बॉडी की ऐसी एबिलिटी, जिस एबिलिटी या कैपेसिटी के जरिए बॉडी डिटेक्ट कर सके, किसको डिटेक्ट कर सके? चेंज को डिटेक्ट कर सके, और फिर उसको रेस्पॉन्स दे सके, यानी कि बॉडी जो बदलाव आए उसको पहचाने, उसको आइडेंटिफाई करे, और उसके जवाब में उसको ठीक करे, उसको रेस्पॉन्स करे। इस बॉडी के एबिलिटी, इस बॉडी के कैरेक्टर्स को कहते हैं सेंसिटिविटी का कैरेक्टर। अब चेंज का मतलब क्या है और रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, वह सिंपली हम एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चेंज का मतलब होता है कोई भी चीज अपनी नॉर्मल कंडीशन से ऊपर हो जाए, या कोई भी चीज अपनी नॉर्मल कंडीशन से नीचे आ जाए, इसको कहते हैं चेंज आना। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर। अभी ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, ये जो टेम्परेचर ऊपर की तरफ इंक्रीज हुआ है या नीचे की तरफ डिक्रीज हुआ है, ये चेंज, यानी कि ये उसका नॉर्मल पॉइंट था। इससे कोई भी चीज डिस्टर्ब हुई, इससे कोई चीज ऊपर या नीचे हुई, इस चीज को हम नाम देते हैं चेंज का। तो बॉडी क्या करती है? ऐसी चीजों को डिटेक्ट करती है, ऐसे बदलाव को, ऐसे डिस्टर्बेंस को पहचानती है, फिर उसको रिस्पॉन्स करती है, फिर उसको जवाब देती है, और इस करेक्टर, इस एबिलिटी को कहते हैं सेंसिटिविटी का एबिलिटी, सेंसिटिविटी की जो है ना वो टेंडेंसी। तो क्या होता है कि कोई भी चेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर आती है, उस चेंज को पहचानने के लिए
उस चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जिन ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो किसी भी चेंज को, किसी भी बदलाव को, किसी भी डिस्टर्बेंस को पहचान लेते हैं कि ये चेंज आया, ये बदलाव आया है, वो पहचान लेते हैं। तो सेंस ऑर्गन हमारे पास कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर आई होता है, आंख होती है, एयर होता है, कान होते हैं, नोज, टंग, हमारी जुबान, स्किन, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ये हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक टाइप की चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए मौजूद होता है। सवाल ये आता है कि ये जो ऑर्गन्स किसी भी चेंज को पहचान रहे हैं, इनके पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके बिहार पे ये जो ऑर्गन है वो पहचान लेते हैं किसी भी चेंज को? इनके पास एक अदद सेल मौजूद होते हैं, एक खास, एक स्पेसिफिक सेल्स, और उन सेल्स को नाम दिया जाता है रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इनको ये कैपेसिटी देते हैं कि ये भी किसी भी चीज को पहचान सके, किसी भी चेंज को आइडेंटिफाई कर सके। इन स्पेशल सेल्स को कहा जाता है रिसेप्टर, और ये इन सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो चेंज को पहचानते हैं, वो चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। बहरहाल चेंज को पहचानना, उसको जवाब देना, इस कैरेक्टर को कहते हैं सेंसिटिविटी का कैरेक्टर। जवाब कैसे बॉडी देती है? मिसाल के तौर पे अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो बदला या चेंज हुआ, मिसाल के तौर पे हमारे जो है ना बाहर का टेम्परेचर जो है ना 45 पे चला गया, या हमारे बाहर का टेम्परेचर 50 पे चला गया, तो क्या होगा? हमें गर्मी फील होगी, हमें जो है ना वो हीट महसूस होगी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको रेस्पॉन्स करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी ठंडी जगह पे जाएंगे। तो ये क्या है? ये बॉडी का जवाब है, ये बॉडी का रेस्पॉन्स है, जो बॉडी क्या कर रही है? उस चेंज से बचने के लिए कर रही है। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल लें कि जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होती है, तो हमें कैसे पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी है? तो ये क्या है? ये पानी की कमी जो बॉडी के अंदर हुई, ये बदलाव हुआ, ये चेंज हुआ। तो हमारी बॉडी को जब पता चल गया, वो इस वजह से पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी का मैकेनिज्म है। कुछ ऐसे हमारी बॉडी में पार्ट था जिसने हमें बता दिया कि पानी की कमी है, और हमने उसको रिस्पॉन्स, हमने उसको जवाब कैसे दिया? पानी पी लिया। यहाँ पे हमने क्या किया? किसी ठंडी जगह पे जाके बैठ गए, टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो ये कैरेक्टर जिसमें कोई भी चीज बदलाव को पहचाने, उसको जवाब दे, उस कैरेक्टर को कहते हैं सेंसिटिविटी का कैरेक्टर। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारा पहला लेक्चर है वो इख्तिताम पे जाता है। इसमें हमने ये सीखा कि बायोलॉजी है क्या, हमने कहा कि जिंदगी की स्टडी है, फिर हमने जिंदगी के डिफरेंट कैरेक्टर्स सीखे कि ये कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बिहार पे हम जिंदगी को पहचानते हैं कि ये चीज़ें जिन भी चीज़ों में मौजूद होंगी वो जिंदगी उनके अंदर मौजूद होगी। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर। जुड़े रहिए हमसे, हम लेक्चर्स को अपलोड करते रहेंगे और आपको फ़ायदा देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।